डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 का है। यूनिट है 2 और चैप्टर नंबर है 2.2 हेलन केलर एंड एनी सुलिवन का पाठ है हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलन केलर एंड एनी सुलिवन। नॉलेज इज लव एंड लाइट एंड विजन। ये किसने कहा है? हेलन केलर ने। हेलन केलर ने क्या कहा कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो क्या है? प्यार है, प्रकाश है और दृष्टि है। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो बोलना और बातें करना सीखने के पहले ही पूरी तरह से अंधी और बहरी हो गई थी। अपने साहस की वजह से और अपनी अद्भुत शिक्षिका की वजह से उस बच्ची ने बोलना लिखना सीखा। वह स्कूल और कॉलेज जाने में सक्षम हो पाई। उसने अपना पूरा जीवन खुशी से बिताया। हेलन केलर का जन्म सन 1880 में दक्षिणी यूएसए के छोटे से शहर अल्बामा में हुआ था। 18 महीने की छोटी सी उम्र में जब वो बोलना सीख ही रही थी, वो बहुत ही बीमार हो गई, लगभग मरने के कगार पर आ गई। जब वह ठीक हुई तब वह पूरी तरह से अंधी और बहरी हो चुकी थी। एक बहरे बच्चे के लिए बोलना और बातें करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर दूसरे स्वस्थ जो बच्चे होते हैं वो दूसरों को बातें करते सुनकर ही बोलते हैं, लेकिन एक बहरा बच्चा किसी की बातें नहीं सुन सकता, तो उसे क्या पता है कि बातें करना कैसा होता है। बहुत से बहरे लोग और होठ पढ़ना सीख जाते हैं और वह इसमें बहुत ही माहिर होते हैं। वे दूसरे लोगों को देखकर बड़ी आसानी से बात बता देते हैं कि वह क्या बातें कर रहे हैं। मगर हेलन ना तो लोगों को सुन सकती थी और ना ही ये देख सकती थी कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे केवल कुछ ही शब्द याद थे जो उसने बीमार होने से पहले सीखे थे, जैसे वह पानी यानी वाटर को वाह वाह कहती। लेकिन उसने आगे अपनी शिक्षिका की मदद से जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, वही इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं। हेलन केलर became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. For the next 5 years, she grew up in a world of darkness and emptiness. She was afraid, alone, and without any anchor. This is the story of her meeting the teacher who would change her life. हेलन केलर 2 वर्ष की थीं, तब वे बीमार पड़ गईं। वे इस बीमारी से ठीक हुई तो अंधी और बहरी हो गईं। अगले 5 वर्ष वे खालीपन और अकेलेपन के संसार में बड़ी हुई। वे भयभीत, अकेली, असहाय हो गई थीं। ये कहानी हेलन केलर और उनका जीवन बदल डालने वाली, बदल देने वाली उनकी शिक्षिका की उनसे भेंट की कहानी है। देखिए, ब्लाइंड एंड डीफ यानी ब्लाइंड यानी अंधा, डीफ यानी बहरा हो जाना। ये बहरा और अंधा। एम्प्टीनेस यानी खालीपन, अकेलापन। एंकर, यहाँ पर एंकर का मतलब क्या है? यहाँ पर एंकर का मतलब है किसी की सहायता करने वाला। एंकर यहाँ पर मदद करने वाले व्यक्ति से तात्पर्य है। एनीथिंग दैट गिव्स सपोर्ट इज एंकर। आगे हम बढ़ते हैं। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Annie Mansfield Sullivan came to me. I am filled with wonder when I consider the immeasurable contrast between the two lives which it connects. It was the 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. Immeasurable. इमेजरेबल यानी जिसे नापा नहीं जा सकता। कंट्रास्ट परस्पर विरोध दिखाना, इसका अर्थ होता है।
मुझे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन याद आता है जिस दिन मेरी शिक्षिका एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मेरे यहाँ आई थी। दोनों जिंदगियों के अपरिमित अंतर को उसने कैसे जोड़ दिया, ये बात को मैं सोचती हूँ तो मुझे क्या होता है, आश्चर्य होता है। मार्च 3, 1887 का दिन जो था मेरी आयु के 7 वर्ष पूरे होने में 3 महीने पहले का दिन था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये पार्ट, इस पार्ट में हेलन केलर आई से क्या रिफ़र होता है, आई से हेलन केलर के लिए आई रिफ़र हो रही है। आई का मतलब हेलन केलर से है, वो अपने बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर आई जो है हेलन केलर के लिए रिफ़र हो रहा है, हेलन केलर के बारे में बता रहे हैं। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च डम एंड एक्सपेक्टेंट। घटनापूर्ण दिन दोपहर को पोर्च में मैं गूंगी और आशान्वित खड़ी थी। I guessed vaguely from my mother's sign and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. माँ के संकेत तथा जल्दी जल्दी घर में इधर उधर चहलकदमी करने से मुझे ये स्पष्ट अंदाज़ा हो रहा हुआ कि हमेशा की अपेक्षा कुछ अलग होने वाला है। From that hurrying to and fro in the house, माँ जो उनकी जल्दी जल्दी इधर उधर आ जा रही थी, इससे उनको ऐसा अंदाज़ा हुआ कि घर में कुछ अलग सा होने जा रहा है, was about to happen. So I went to the door and waited on the step. इसीलिए मैंने क्या किया, मैं दरवाजे के पास गई और सीढ़ियों के पास रुक गई। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. यहाँ पर देखिए, expectant, looking forward, यानी अपेक्षा करना। porch का अर्थ होता है ड्योढ़ी। penetrated यानी अंदर घुसना, अंदर प्रवेश करना। upturned face चेहरे की जो आभा है उसको कहा गया है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ honeysuckle. दोपहर की धूप honeysuckle की लताओं की जाल से अंदर आ रही थी और मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। माई फिंगर्स लिंगर्ड का अर्थ क्या होता है, ठहर जाना। Almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come for to greet the sweet southern spring. दक्षिणी मधुर वसंत का स्वागत करने के लिए मेरी उंगलियां अभी अभी आई नई पत्तियों और बोरों पर अनजाने में ही फिर रही थी। I did not know what the future held of marvel or surprise for me. मेरे भविष्य में क्या नयापन अथवा आश्चर्यजनक घटना घटने वाली है, इसकी कल्पना, ये मुझे पता नहीं था, मुझे इसकी कोई कल्पना नहीं थी। Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle. लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर। पैशनेट, ईजिली मूव टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी भाव प्रवण। अनेक हफ्ते मैं क्रोध, कटुता तथा कड़वाहट की शिकार हो चुकी थी और उस तीव्र संघर्ष के परिणाम स्वरूप मुझ में एक प्रकार की थकान सी आ गई थी। Have you ever been at sea in a dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in, and the great ship tense and anxious groped her way toward the shore with plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen? Have you ever been at sea in a dense fog? क्या आप कभी समुद्र के किनारे घने
कोहरे में गए हैं? When it seemed as if a tangible white darkness, ऐसा लगता है जैसे शुभ्र अंधेरे ने आपको अपने आप में कैद कर लिया हो और कोई बड़ा जहाज जो है वो तनावग्रस्त है, चिंतित है, व्याकुल है और वो क्या कर रहा है? सीधी रेखा सीधान में अपना मार्ग ढूंढ रहा है। वो क्या कर रहा है? अपना मार्ग ढूंढ रहा है। ग्रॉप्ड का अर्थ क्या होता है? फेल्ट अबाउट विथ हैंड्स यानी टटोलना। वो क्या कर रहा है? ग्रेट शिप टेंस एंड एंशियस, बहुत बड़ा जहाज है और वो तनावग्रस्त है, टेंशन में है और टटोल रहा है अपना मार्ग। कहाँ जाने के लिए? टूवर्ड्स द शोर यानी किनारे पर जाने के लिए वह मार्ग ढूंढ रहा है। विथ प्लम्मेंट एंड साउंडिंग लाइन। अब यहाँ पर देखिए, प्लम्मेंट एंड साउंडिंग लाइन का मतलब क्या होता है? प्लम्मेंट एंड साउंडिंग लाइन का मतलब होता है जो डेप्थ यानी मेजर करने के लिए यूज़ होती है। लाइन विथ ए प्लम यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द वाटर। डेप्थ यानी पानी की गहराई नापने के लिए ये यूज़ किया जाता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो उसके ज़रिए वह अपना रास्ता ढूंढ रहा है किनारे पर जाने के लिए। यू वेटेड विथ बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है धड़कते हुए अपने दिल से आप कुछ अप्रत्याशित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगिन। मैं अपनी पढ़ाई शुरू होने के पहले मैं भी उस जहाज़ की तरह ही थी। Only I was without compass and or sound line. अपनी पढ़ाई शुरू होने के पहले मैं उसी जहाज़ की तरह थी, केवल मेरे पास क्या था? वो कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। कंपास दिशा सूचक यंत्र और गहराई नापने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। साउंड लाइन जो गहराई नापते हैं, पानी की गहराई कितनी है, वो नापने के लिए मेरे पास कोई भी यंत्र नहीं था। And had no way of knowing how near the harbor was. और बंदरगाह कितनी दूर थी इसके बारे में जानकारी करने का कोई उपाय भी नहीं था। Light, give me light. प्रकाश, मुझे प्रकाश दो। Was the wonderless cry of my soul and the light of love shone on me in that hour. मेरी आत्मा की निशब्द पुकार थी और उसी समय मुझे प्रेम का प्रकाश मिल गया। I felt approaching footsteps. I stretched out my hand as I supposed it was my mother. मेरी दिशा में आने वाले कदम की मुझे जानकारी हुई। Approaching footsteps, मुझे जानकारी हुई। I stretched out my hands, मैंने क्या किया? अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि वो मेरी माँ है। Someone took it and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me and more than all things else to love me. किसी ने उसे अपने हाथ में लिया। जब मैंने ये सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाया कि शायद वो मेरी माँ है, तो किसी ने उसे अपने हाथ में लिया और वो कौन थी? वो वही थी जो मुझे सभी बातों का साक्षात्कार कराने वाली थी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यानी महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो जो थी वो मुझसे प्रेम करने के लिए आई थी, प्रेम करने की, लव मी आई थी। उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझे अपने बाहुपक्ष में यानी बाहों में जकड़ लिया। उसने मुझे पकड़ा, कॉट अप एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स, और मुझे बाहों में भर लिया। द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम शी हेल्ड मी इनटू हर रूम। आने के बाद दूसरे दिन सुबह मेरी शिक्षिका मुझे अपने कमरे में ले गई और उन्होंने मुझे एक गुड़िया दी। एंड गिव मी ए डॉल, उन्होंने मुझे एक गुड़िया दी। द लिटिल blind children at Perkins Institute had sent it and Laura Bridgman had dressed it. उसे पर्किंस इंस्टीट्यूशन के छोटे अंधे बच्चों ने भेजा था और लारा ब्रिजमैन ने उसे सजाया था। बट आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आफ्टरवर्ड, लेकिन मुझे इसकी जानकारी
पहले नहीं थी, मुझे ये बाद में जानकारी प्राप्त हुई। इस बात की जानकारी मुझे बाद में मिली। When I played with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL. जब मैं उससे कुछ देर खेल रही थी, तब मिस सुलिवन ने मेरे हाथ पर धीरे से शब्द लिखा DOLL। उंगलियों के खेल में मुझे बहुत मज़ा आया। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसे क्या कहते हैं, इसे फिंगर स्पेलिंग मेथड कहते हैं। फिंगर स्पेलिंग मेथड कैसे लिखी जाती है? एक फिंगर स्पेलिंग मेथड में मिस सुलिवन ने क्या किया, एलन के हाथ पर वर्ड्स लिखे DOLL। मैं अभी आपको इसको बता रही हूँ। हेलन केलर की जो शिक्षिका थी एनी सुलिवन, वह भी नेत्रहीन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी और वहीं पर उन्होंने ये फिंगर स्पेलिंग मेथड यानी उंगलियों से लिखने की एवं बात करने की विधि सीखी थी। एनी को यह यकीन था कि ये जो फिंगर स्पेलिंग मेथड है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे हेलन से बात की जा सकती है और वह क्या कहना चाहती है वह भी इसी मेथड से सिखाया जा सकता है। हेलन एनी को चिन्ह बनाते नहीं देख सकती थी, इसीलिए एनी शब्दों को हेलन के हाथों पर लिख दिया करती थी। हेलन चीज़ों को छूकर महसूस करने में भी बहुत माहिर थी। दूसरे लोगों के मुकाबले वो इस कला में बहुत ही निपुण थी। तो देखिए, फिंगर स्पेलिंग मेथड में क्या होता है, ये जो हाथ हेलन के हाथ पर उनकी शिक्षिका ने जो है इस तरह से लिखा DOLL डॉल। तो इस तरीके से जब वो उनके हाथ पर लिखने लगी तो उन्हें भी अच्छा लगा और हेलन केलर ने भी ये विधि सीखी। एनी ने हेलन को एक डॉल दी। डॉल देते वक्त हेलन के हाथ पर इसी तरह से DOLL डॉल लिखा। ऐसे ही उन्होंने दूसरे चीज़ भी सिखाए, जैसे मग। तो उन्होंने मग दिया और उनके हाथ पर इस तरीके से लिखा MUG मग। हेलन जो थी वो इन शब्दों को मिस सलिवन के हाथों पर वापस लिखती थी, मगर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसलिए जल्द ही हेलन इन सभी चीज़ों से ऊब गई और निराश हो गई और बाद में कोशिश नहीं करने लगी। बेचारी एनी सलिवन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। फिर आगे क्या होता है ये अब हम देखते हैं। ये इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी करना, यानी किसी का अनुकरण करना। फ्लश्ड विथ यानी ग्लोड विथ, चेहरे पर लाली चढ़ना। अनकॉम्प्रिहेंडिंग यानी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ में कुछ नहीं आना। आगे हम देखते हैं। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. पहले तो क्या हुआ, उंगलियों के खेल में मुझे बहुत मज़ा आया और साथ ही साथ मैं उसकी नकल करने का प्रयत्न करने लगी। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. अंत में जब मैं उन अक्षरों को सही ढंग से बनाने में सफल हो गई तो जो बच्चों की खुशी होती ना, उससे मैं आनंद और गर्व से प्रफुल्लित हो गई। Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. माँ के साथ नीचे जाते समय मैं अपना हाथ ऊपर करके उस पर डॉल शब्द लिखती। I did not know that I was spelling a word or even that words excited. मैं एक शब्द लिख रही हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, अथवा शब्द क्या होता है यह भी मुझे मालूम नहीं था। I was simply making my fingers go on in monkey-like imitation. मेरी उंगलियाँ किसी बंदर की तरह केवल नकल कर रही थी। In the days that followed, I learned to spell. In this uncomprehending was a great many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk.
इसके बाद के दिनों में इस तरह नकल करते करते अनजाने में ही मैंने ढेरों शब्द लिखने सीख लिए थे। उनमें पिन, हैट, कप और जो थे वो दूसरी क्रियाएं थीं, जैसे सिट, स्टैंड, वॉक आदि। अर्थात बट माई टीचर हैड बीन with me several weeks before I understood that everything has a name. प्रत्येक चीज़ का नाम होता है। ये जानकारी होने के पहले कई सप्ताह तक मेरी शिक्षिका जो थी वो मेरे साथ में ही थी। One day while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap also. एक दिन जब मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी तो मिस सुलिवन ने मेरी चिथड़ों की बड़ी गुड़िया जो रैक में रखी थी वो भी मेरे जांग पर रखी और स्पेल्ड DOLL एंड ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट DOLL अप्लाइड टू बोथ। उन्होंने गुड़िया मेरी जांग पर रखी और लिखा DOLL, दोनों के लिए यही डॉल शब्द होता है। वे मुझे ये समझाने का प्रयास कर रही थी। Earlier in the day, we had a tussle over the words MUG and WATER, water. उस दिन पहले MUG मग और WATER वाटर शब्दों के बारे में हमने कोशिश जारी थी। Miss Sullivan had tried to impress it upon me that MUG is mug and that WATER is water. Miss Sullivan मुझे MUG का अर्थ मग, WATER का अर्थ वाटर समझाने की कोशिश कर रही थी। But I persisted in confounding the two. Persisted यानी kept on confounding the two. In despair she had dropped the subject for the time. पर मैं दोनों में गड़बड़ कर रही थी। हताश होकर उन्होंने उस विषय को कुछ देर के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। In despair she had dropped the subject for the time only to renew it at the first opportunity. हताश होकर उन्होंने वह विषय कुछ देर के लिए तब तक छोड़ देने का निर्णय लिया जब तक उसे नए सिरे से फिर से शुरू न किया जा सके। I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll. उनके द्वारा बार बार किए गए प्रयत्नों से मैं बेचैन हो गई और मैंने वह नई गुड़िया पकड़कर उसे ज़मीन पर फेंक दिया। I dashed it upon the floor. उसे ज़मीन पर फेंक दिया। I was nearly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet. उस गुड़िया के टूटे फूटे टुकड़े मेरे पैरों के पास गिरे तो मुझे बहुत मज़ा आया। Neither sorrow nor regret followed my passionate outburst. मेरे उस गुस्से के बाद मुझ में दुख अथवा पश्चाताप की कोई भावना नहीं थी। I had not loved the doll. मुझे गुड़िया अच्छी ही नहीं लगी थी, मैं उसे प्यार ही नहीं करती थी। In the still dark world in which I lived, there was no strong sentiment on tenderness. मैं जिस अंधेरी जगत में रह रही थी उसमें भावुकता और संवेदनशीलता नहीं थी। I felt my teacher sweep the fragrance to one side of the heart. मेरी शिक्षिका ने गुड़िया के टुकड़ों को चूल्हे के एक तरफ रख दिए जाने के बारे में मुझे बताया। I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. मेरी बेचैनी का कारण दूर होने का मुझे संतोष हुआ। She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. उन्होंने मेरा हैट लाकर दिया और मुझे लगा मैं बाहर धूप में सूर्य के प्रकाश में चल रही हूँ। This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. ये विचार आनंदपूर्वक उछलने जैसा था। हनीसकल
सुगंधित पीले या ललचौंदे फूलों वाली एक बेल होती है। स्पाउट ये टोटी। गस्ट ओवर जोर से उछलकर क्या करना, बाहर गिरना। कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस, सजगता। मिस्ट्री अनरिवील्ड सीक्रेट या रहस्य। We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. हनीसकल लता की सुगंध से आकर्षित होकर हम इस लता से आच्छादित, कवर्ड विथ यानी आच्छादित, ढके हुए कुएं घर की ओर गए। विच इट वॉज कवर्ड यानी उससे ढका हुआ था हनीसकल की लताओं से। Someone was drawing water and my teacher placed my hand under the spout. कुएं से कोई पानी निकाल रहा था और मेरी शिक्षिका ने मेरा हाथ पंप के नीचे रखा। As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other the word water. First slowly, then rapidly. वह ठंडा पानी जब एक हाथ से होकर बहने लगा तो दूसरे हाथ पर उसने, टीचर ने क्या किया, वाटर शब्द लिखा। पहले धीरे धीरे से, फिर क्या करा, रैपिडली यानी बहुत जल्दी से लिखा। मैं दंग रह गई। आई स्टूड स्टिल, होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर। मैं दंग रह गई, मेरा सारा ध्यान उन उंगलियों की हलचल पर केंद्रित हो गया था। Suddenly I felt a mystery consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought. मेरा सारा ध्यान उनकी उंगलियों की हलचल पर केंद्रित हो गया था और अचानक मुझे कोई अस्पष्ट सा एहसास हुआ, कोई विचार पैदा होने जैसा लगा। इस प्रकार भाषा की जटिलता मुझे समझ में आ गई। Someone of mystery of language was revealed to me. यानी भाषा की जो मिस्ट्री थी वो उसकी समझ में आ गई थी, जो जटिलता थी वो उन्होंने समझ ली थी। आई न्यू दैट वाटर meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथ से बहने वाला वह सुखद ठंडा WATER है। That living word awakened my soul. उस जीवन शब्द ने मेरे अंतःकरण को जीवित कर दिया। Gave it light, hope, joy, set it free. मेरे क्या किया, अंतःकरण को जीवित किया। उसने मुझे प्रकाश, आशा, आनंद, देखिए प्रकाश, आशा, आनंद, और क्या किया, मुझे मुक्त कर दिया। Set it free. There was barriers still. It is true, but barriers that could in time be swept away. ये सच है कि उसके बाद भी अड़चने थीं, बैरियर्स थे, वह भी धीरे धीरे दूर होने जैसे लग रहे थे। बट बैरियर्स दैट कुड इट इन टाइम बी स्वेप्ट अवे, लेकिन वह बैरियर्स कैसे थे कि समय आने पर उन्हें दूर किया जा सकता था, धीरे धीरे दूर हो सकते थे। I left the house eager to learn. सीखने के आकर्षण से मैं कुआं से निकली। Everything had a name and each name gave birth to a new thoughts. प्रत्येक चीज़ का नाम होता है और प्रत्येक नाम एक नए विचारों को जन्म देता है। As we returned to the house, every object that I touched seemed to quiver with life. मैं घर की ओर लौटी और एवरी ऑब्जेक्ट दैट आई टच, जिस चीज़ को भी मैं छूती तो प्रत्येक वस्तु थरथराती हुई सजीव जान पड़ती। दैट वॉज बिकॉज आई सॉ एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइड दैट हैड कम टू मी। इसका कारण यही था कि मुझे मिली हुई आश्चर्यजनक नई दृष्टि से मैं प्रत्येक चीज़ देखती थी। On entering the door, I remembered the doll I had broken. दरवाजे से अंदर आने पर मुझे उस टूटी हुई गुड़िया की याद आई। I felt my way to the earth and picked up the pieces. यहाँ पर देखिए hearth का मीनिंग क्या है, अलाव के आसपास की जगह। Quiver
क्विवर यानी शेक, थ्रॉब मूव यानी थरथराना, वेनली विदाउट सक्सेस यानी असफल होना, रिपेंटेंस का अर्थ होता है पश्चाताप। ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर्ड द डॉल आई हैड ब्रोकन। तो दरवाजे से अंदर आने पर मुझे उस टूटी हुई गुड़िया की याद आई। आई फेल्ट माई वे टू द अर्थ एंड पिक्ड अप द पीसेस। चूल्हे के पास जाकर मैंने उन टुकड़ों को उठाया और आई ट्राइड वेनली टू पुट देम टुगेदर, और अनावश्यक ढंग से उन्हें जोड़ने का प्रयत्न किया। देन माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स। मेरी आंखें भर आईं, फॉर आई रियलाइज्ड व्हाट आई हैड डन। क्योंकि मैंने क्या किया है ये मेरी समझ में आ रहा था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिपेंटेंस एंड सॉरो। और मैंने पहली बार पश्चाताप किया और मुझे दुख की अनुभूति हुई। I learned a great many new words that day. उस दिन मैंने बहुत शब्द सीखे। I do not remember what they all were. वे कौन कौन से थे मुझे याद नहीं है। But I do know that mother, father, sister, teacher were among them words. पर माँ, पिता, बहन, शिक्षक उनमें से थे, ये पक्का है। That there were to make the world blossom for me like Aaron's rod. Aaron's rod देखिए, Aaron's rod, a rod with magical power. A rod with a magical power यानी जादुई छड़ी। क्योंकि ये शब्द मेरे लिए आरन के फूलों की छड़ी जैसे थे, यानी मैजिकल जो रॉड होता है जादू की छड़ी के जैसे, मेरे संसार को सुंदर बनाने वाले ये थे। It would have been difficult to find a happier child than I was as I lay in my crib. जो छोटे बच्चों के सोने का स्थान होता है उसे crib कहते हैं। At the cost of that eventful day and lived over the joys it had brought me, and for the first time longed for a new day to come. उन महत्वपूर्ण घटना से भरे हुए दिन के अंत में मैं पलंग पर लेटी तो मैंने सोचा कि मुझसे अधिक खुश बालक मिलना बहुत ही कठिन है। जैसे उस दिन प्राप्त आनंद से मैं लेटी थी और नए दिन के आगमन की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। आगे हम देखते हैं, हेलन वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट कम लॉर्ड फ्रॉम रेडक्लिफ। बाद में हेलन जो है रेडक्लिफ से ग्रेजुएट कम लॉर्ड हुई। शी देन डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू टीचिंग एंड गिविंग होप टू द ब्लाइंड एंड डीफ। अपनी शिक्षिका की तरह ही उसने भी अपना जीवन मूक बधिरों को शिक्षित करने के लिए जो है दिया, एज हर टीचर हैड डन। उन्हें आशा प्रदान करी और मूक बधिरों के लिए ही अपनी शिक्षिका की तरह उन्होंने अपना जीवन दिया। शी हैड एनी रिमेन फ्रेंड्स अंटिल एनीज डेथ। उनकी और एनी की मृत्यु तक उनकी क्या बनी रही? मित्रता बनी रही। तो यहीं पर जो है हमारे पाठ हेलन केलर का स्पष्टीकरण समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।